नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 5, जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजकोषीय नीति। देखो बच्चों, इससे जो पिछला वाला वीडियो है उसमें हमने सरकार के जो घाटे हैं उनके बारे में हमने जाना था कि सरकार के कौन कौन से घाटे, जैसे प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति के बारे में। देखो बच्चों, राजकोषीय नीति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की उस नीति से है जिसमें वह विकास दर के बनाए रखने के लिए अपनी आय और व्यय की योजना बनाती है। यानी सरकार की उस नीति से है जिसमें वह विकास की दर बनाए रखने के लिए अपनी आय और व्यय की योजना बनाती है। तो राजकोषीय नीति समझ में आ गई होगी। सरकार की जो आय और व्यय नीति होती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी अपनी जो विकास दर है देश की, वो बनाए रखने के लिए वो अपनी आय व व्यय की योजनाएं बनाती है, उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। देखो, राजकोषीय नीति के 3 उपकरण है। पहला है सार्वजनिक आय यानी करारोपण, दूसरा है सार्वजनिक व्यय और तीसरा है सार्वजनिक ऋण। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार राजकोषीय नीति क्या है उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी और इसके जो उपकरण है वो समझ में आ गए होंगे। तो हम जानेंगे कि राजकोषीय नीति में जो सार्वजनिक आय है, ठीक है, जो सरकार व्यय करती है सार्वजनिक व्यय, उसके माध्यम से क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, व्यय और करों में परिवर्तन के माध्यम से, ध्यान देना बच्चों, व्यय और करों में परिवर्तन के माध्यम से सरकार निर्गत और आय में वृद्धि करने का प्रयास करती है। यानी सरकार क्या करती है, जो व्यय होता है, जो टैक्स होते हैं, उनमें परिवर्तन करके आय में वृद्धि करने का प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उच्चावचन को स्थिर करना होता है। देखो, राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या होती है, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कीमत स्थिरता बनाए रखना, यानी जो अर्थव्यवस्था के जो उच्चावचन है उसको स्थिर करना होता है। इस प्रक्रिया में राजकोषीय नीति से एक आधिक्य का मतलब क्या होता है, जब कुल प्राप्तियां वैसे अधिक होती है, यानी जब कुल प्राप्तियां वैसे अधिक होती है तो ये आधिक्य होता है। हमने जाना था कि आधिक्य बजट क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है और संतुलित बजट क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने जान लिया था। तो एक आधिक्य जब कुल प्राप्तियां कुल व्यय से अधिक होती है, या एक संतुलित बजट जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। यानी आधिक्य तो क्या होता है, कुल प्राप्तियां व्यय से अधिक होती है, और संतुलित बजट में क्या होता है, कुल व्यय और प्राप्तियां बराबर होती है, के बजाय एक घाटे का बजट का सर्जन होता है। यानी इनके बजाय क्या होता है, बजट आधिक्य और संतुलित बजट के बजाय एक घाटे का बजट का सर्जन होता है। राजकोषीय नीति में ध्यान देना बच्चों कि राजकोषीय नीति में क्या होता है कि आधिक्य और संतुलित बजट के बजाय घाटे के बजट का सर्जन होता है। राजकोषीय नीति में सरकार 2 विशिष्ट विधियों से प्रत्यक्ष रूप से संतुलित आय के स्तर पर प्रभाव डालती है। यानी 2 विधियों से क्या करेगी, जो संतुलित आय है उस पर प्रभाव डालेगी। सरकार द्वारा क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं से समस्त मांग में या समग्र मांग में वृद्धि होती है। सरकार क्या करती है, जो सरकारी व्यय होता है उसमें वृद्धि करती है, तो उससे क्या होता है, जो समग्र मांग होती है उसमें वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जब सरकारी व्यय में वृद्धि करेगी तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से क्या होगी, जो समस्त मांग है, समग्र मांग है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी सरकार द्वारा क्रय की गई वस्तु और सेवा यानी जी, सरकारी जो व्यय है जी से सरकार के समस्त मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। और करों और अंतरणों से आय यानी टैक्स है और जो अंतरण आय है, यानी टैक्स को क्या कर देगी सरकार, कम कर देगी, और हस्तांतरण आय को बढ़ा देगी, यानी वो आय। और प्रयोज्य आय यानी वाईडी, ये करो जब जो आय होती है उसमें पर्सनल टैक्स घटा देते हैं, व्यक्ति आय में से व्यक्ति कर घटा देते हैं, तो आपको प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। तो परिवार के उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय डी का संबंध प्रभावित होता है। तो इससे क्या होता है, जो परिवार के उपभोग है, बचत है, उसके लिए जो उपलब्ध आय होती है, इसका संबंध प्रभावित होता है। कैसे? जैसे आय और इन प्रयोज्य आय में परिवर्तन होता है। तो इस स्थिति में तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब आगे हम पढ़ते हैं। सरकार जो कर लगाती है वह आय पर निर्भर नहीं करता, इसे एकमुश्त कर कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, सरकार जो कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, एकमुश्त कर कहते हैं, जो कैपिटल टी के बराबर है। ध्यान देना बच्चों,
सरकार जो कर लगाती है वह आय पर निर्भर नहीं करता, इसे एक मुक्त कर कहते हैं, जिसे जो कैपिटल टी के बराबर है। ध्यान देना बच्चों, यदि सरकार एक नियत मात्रा में अंतरण करती है, टीआर करती है, हस्तांतरण आय करती है, तो उस स्थिति में उपभोग फलन क्या हो जाएगा, यानी सरकार टैक्स भी लगाती है और अंतरण भी करती है, यानी भुगतान भी करती है। तो उस स्थिति में हमारा जो उपभोग फलन है वो क्या हो जाएगा, सी बराबर है सी बाहर प्लस स्मॉल सी वाई डी। ठीक है, सी बराबर है प्लस सी स्मॉल सी। अब जो वाई डी है उसमें क्या, वाई में से टी तो घट जाएगा और प्लस टी आर जुड़ जाएगा, यानी टैक्स तो घट जाएगा और जो अंतरण है वो जुड़ जाएगा। तो सी है वाई डी बराबर क्या हो गया, वाई माइनस टी प्लस टी आर, जो कि सी से इंटू हो जाएगा। करों से प्रयोज्य आय और उपभोग में कमी आती है। ध्यान देना बच्चों, हमने जानते हैं कि जब सरकार टैक्स लगाती है उस स्थिति में क्या होती है, जो प्रयोज्य आय होती है उससे क्या होती है, उपभोग में भी कमी आती है और प्रयोज्य आय में भी कमी आती है। क्योंकि क्या होता है, जो आय का कुछ हिस्सा नहीं क्या हमें सरकार को देना पड़ता है, तो इस स्थिति में उपभोग कम हो जाता है और प्रयोज्य आय भी कम हो जाती है। तो सरकार को शामिल करने पर समग्र मांग की परिवर्तित परिभाषा होगी। अगर हम सरकार को भी शामिल कर लेते हैं तो उस स्थिति में हमारी जो समग्र मांग वो किस प्रकार हो जाएगी कि एडी बराबर है सी भाग प्लस सी इंटू हो जाएगा वाई माइनस टी प्लस टी आर। ठीक है, एक तो हो गया उपभोग फलन प्लस आई निवेश, और इसमें हमने क्या किया, सरकार को भी शामिल कर लिया। तो इस स्थिति में एडी बराबर ए हो गया। देखो बच्चों, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाहर प्लस सी इंटू वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, यानी हमने सरकार को शामिल कर लिया। एक मुश्त कर से उपभोग अनुसूची समांतर रूप से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है, इस कारण समग्र मांग वक्र में भी इस तरह का शिफ्ट होता है। ध्यान देना बच्चों, जब सरकार टैक्स लगाती है तो उस स्थिति में क्या होती है, जो मांग वक्र होता है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने जाना है कि प्रयोज्य आय से क्या हो जाती है, उपभोग में कमी हो जाती है। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ए है हमारी एडी, एस है समग्र पूर्ति, और ए है हमारी समग्र मांग। एडी बराबर क्या है, सी प्लस आई प्लस जी। हमने सरकार को भी शामिल कर लिया। अब हम मानते हैं कि सरकार क्या करती है, टैक्स लगा देती है। तो टैक्स लगाने से क्या होती है, आय में भी कमी हो जाती है और जो उपभोग है उसमें भी कमी हो जाती है। देखो पहले आय क्या थी, ओ वाई के बराबर थी। ठीक है, हमने जाना था कि जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते हैं उस स्थिति में आय होती है। अब क्या हुआ, समग्र मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा दिया और टैक्स लगाने से क्या होती है, प्रयोज्य आय में कमी हो जाती है। तो मांग में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मांग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित हो गया। देखो तो नया मांग वक्र बन गया। ठीक है, AD1 बराबर है सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब देखो जो मांग वक्र है वो कहाँ काटा है, इस बिंदु पर काटा। तो देखो नया वक्र E1 पर काटा तो मांग क्या हो गई, OY से कटकर OY1 हो गई। तो हमने जाना है कि समग्र मांग में कमी हो जाती है जब सरकार टैक्स लगाती है। देखो टैक्स लगा दिया यहाँ पे ना, तो इससे क्या होती है, प्रयोज्य आय में कमी हो जाती है और उपभोग में भी कमी हो जाती है। उत्पाद बाजार में आय निर्धारण की शर्तें। ध्यान देना बच्चों कि उत्पाद बाजार में आय निर्धारण की शर्तें क्या हो जाती है, y बराबर समग्र मांग होगी। ये क्या है, y बराबर क्या होगी, समग्र मांग होती है, जिसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, यानी AD बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD को हमने क्या मान लिया, y यानी I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों y बराबर सेम टू सेम इसी तरह उतर जाएगा, यानी C बाहर प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आय के संतुलन स्तर को इस प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे मान लो ए है ना, इसको हम हल करेंगे तो ए आएगा। कैसे आएगा, देखो ये y बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान देना है कैसे है कि y बराबर क्या देगा, y बराबर है टी बाहर प्लस ए सी से इंटू हो जाएगा सभी। देखो मैं करके बताता हूँ ये किस प्रकार आया। जैसे मान लो ये y दे रखा है, ठीक है, ये c बाहर दे रखा है, इसको प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब ये सी क्या है, इससे सभी से इंटू हो जाएगा। तो हम इंटू करके देखते हैं, तो देखो सी बाहर प्लस सी वाई माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी।
ठीक है ना। तो ये y वाला पद इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस सी वाई बराबर सी बार वैसे के वैसे उतर जाएगा, ये माइनस का सी टी है, ये वैसे के वैसे प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी बराबर हो जाएगा सी बार प्लस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, संतुलित आर निकालेंगे, तो y निकालेंगे, तो y बराबर करेंगे तो ये 1 माइनस सी क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा, एक गुणा में है तो वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सी, और सेम टू सेम ऐसे सबसे गुणा हो जाएगा, सी भार प्लस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस सी टी रहेगा। ठीक है ना, माइनस में सी टी है। तो एक सूत्र देखो ये रहा बच्चों, ये किस प्रकार आया, यहाँ से हमने सीधा लिख दिया और मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, कैसे आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी इन सबसे इंटू हो जाएगा वाई से माइनस टी से और टी आर से, तब जाकर क्या संतुलित आय का स्तर क्या प्राप्त होगा, वाई बराबर 1 माइनस वाई बराबर है 1/1 माइनस सी इंटू हो जाएगा सी भार निस्वायते उपभोग प्लस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी, इनसे इंटू हो जाएगा कौन, 1/1 माइनस सी। तो इस प्रकार हमें संतुलित आय का स्तर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सरकारी व्यय में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, और इसको आप उतार लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकारी व्यय में परिवर्तन। देखो, जब हम राजकोषीय नीति के बारे में हमने चर्चा की थी तो हमने देखा था कि कर में परिवर्तन तथा सरकारी व्यय में परिवर्तन से मतलब समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी व्यय में परिवर्तन। देखो, सरकारी व्यय में परिवर्तन होता है तो समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानते हैं। जब टी, ध्यान देना, जब टी अर्थात एक मुश्त कर से जी यानी सरकारी व्यय अधिक है तो सरकारी खरीद होती है, तो सरकार घाटे का वहन करती है। ध्यान देना बच्चों, जब टी यानी एक मुश्त कर से जी अर्थात सरकारी खरीद होती है तो सरकार घाटे का वहन करती है, क्योंकि जी समस्त व्यय का घटक है, यानी जी ग्रेटर देन है टी, यानी सरकार को आय तो कम प्राप्त हो रही है और वे ज्यादा कर रही है, यानी कम आज टैक्सों से आय तो कम प्राप्त हो रही है और वे क्या ज्यादा कर रही है, यानी जी ग्रेटर देन टी होता है। तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है, घाटे का वहन करती है, यानी सरकार को आय तो कम प्राप्त हुई परंतु वे ज्यादा कर रही है तो सरकार घाटे का वहन करती है, यानी जी ग्रेटर देन टी हो जाता है। योजनाबद्ध समस्त व्यय में वृद्धि से समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। हमने देखा है कि जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में जो समग्र मांग है एडी वक्र वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी निर्गत के प्रारंभिक स्तर पर मांग और पूर्ति से अधिक होती है और फर्म उत्पादन में विस्तार करती है। देखो, इससे पहले हमने ये जाना था कि जब टैक्सों में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में क्या होती है, समग्र मांग में कमी होती है तो मांग वक्र नीचे की ओर चला जाता है और आय का संतुलन स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर तो यहाँ हम क्या जान रहे हैं कि अगर व्यय में वृद्धि होगी तो उस स्थिति में जो समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी जो संतुलित आय उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, निर्गत स्तर में वृद्धि हो जाती है। कैसे, देखो डायग्राम में समझो बच्चों आप, कि जैसे मान लो ये है वाई है, ठीक है, ये है हमारी आय, ठीक है, ये है एडी समग्र मांग। देखो, ये हमारा प्रारंभिक था मांग वक्र एडी, ठीक है, जी प्लस सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, अब हमने क्या जाना कि समग्र जो सरकारी व्यय है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब वृद्धि होती है तो इससे क्या होती है, समग्र मांग में भी वृद्धि होती है, तो समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो देखो बच्चों, ये मैंने क्या किया, समग्र मांग को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो नया समग्र मांग वक्र क्या बन गया, AD1 बराबर है C प्लस आई प्लस जी। अब इसमें मैंने कितनी वृद्धि की, डेल्टा जी के बराबर, तो ये प्लस डेल्टा जी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी के बराबर वृद्धि की, तो पहले प्रारंभिक स्तर क्या था, आय का ई पर था तो OY थी आय। अब देखो, अब इसने क्या किया, यहाँ इस बिंदु पर काटा, ठीक है, तो E1 बिंदु हो गया। अब देखो नया आय स्तर क्या बन गया,
ओ वाई से ओ वाई 1 हो गया, यानी आई में कितनी वृद्धि हुई है, डेल्टा वाई के बराबर वृद्धि हुई है, यानी डेल्टा जी में, जो डेल्टा जी है सरकारी व्यय में हमने वृद्धि की, तो उस स्थिति में हमारी क्या हुई, डेल्टा वाई के बराबर आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि जब सरकारी व्यय में वृद्धि की जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, समग्र मांग में वृद्धि होती है। देखो इस रेखा चित्र को माध्यम से आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको उतार भी लेना आप, मैंने समझा भी दी है, ठीक है। तो जी, ध्यान देना, जी प्लस डेल्टा जी के नए स्तर तक परिवर्तित हो जाता है, यानी जो जी है सरकारी व्यय वो कब कहां तक परिवर्तित होता है, हो जाता है, जी प्लस डेल्टा जी। देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे देखो जी प्लस डेल्टा जी के बराबर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जी तथा वाई के नए स्तरों पर समीकरण इस प्रकार होगा। देखो जो हमारा पुराना वाला समीकरण था, इससे जस्ट पहले वाला समीकरण वो ए था, वाई बराबर क्या, 1/1 माइनस सी माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी ए था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई में भी परिवर्तन हो गया और सरकारी व्यय में भी परिवर्तन होता है। आई में कितना परिवर्तन हुआ, वाई प्लस डेल्टा वाई, देखो ये डेल्टा वाई यहाँ परिवर्तन हुआ ना, तो वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर है 1/1 माइनस सी माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी और प्लस डेल्टा जी, परिवर्तित हो गया। तो इस समीकरण को हम मान लेते हैं ए, और हमारा जो प्रारंभिक समीकरण था वो था y बराबर 1/1 माइनस सी माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी, ठीक है, ये हमारा समीकरण था। तो बच्चों आपको दोनों समीकरण समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 और 2, तो समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाते हैं, घटाने पर समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, यानी समीकरण 1 है, इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। तो उस स्थिति में हमारे पास आता है ये वाला डेल्टा y बराबर 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी आएगा। क्यों, देखो बच्चों y से y कट जाएगा, यहाँ डेल्टा y बच गया लेफ्ट साइड में, और 1/1 माइनस सी से सी भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी, यानी डेल्टा y बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, इसको ये जो डेल्टा y है, डेल्टा y इसको जी के साथ जोड़ देते हैं, तो इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये क्या भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर डेल्टा जी बराबर है 1/1 माइनस सी, जो ये क्या दर्शाता है, सरकारी व्यय गुणक को दर्शाता है। यानी जब हम सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं तो आय में कई गुना वृद्धि होती है, यानी 1/1 माइनस सी के बराबर क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ सी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो मेरे हिसाब से बच्चों जब सरकारी व्यय में परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, समग्र मांग में वृद्धि होती है, और जो सरकारी व्यय गुणक है वो क्या होता है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस सी होता है। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा, रेखा चित्र भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हमने एक परिवर्तन तो जान लिया सरकारी व्यय में परिवर्तन, दूसरा हमारा जो परिवर्तन है था वो था कर में परिवर्तन। तो हम कर में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे करों में परिवर्तन के बारे में, तो इसको समझ लेना, उतार लेना। सरकारी व्यय में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है संतुलित आहार पर, वो हमने पढ़ लिया, सरकारी व्यय गुणक भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं करों में परिवर्तन से। देखो बच्चों आय के प्रत्येक स्तर पर कटौती से प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, यानी आय के प्रत्येक स्तर पर कटौती से प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, यदि y माइनस टी में वृद्धि होती है, फलस्वरूप समग्र मांग अनुसूची के ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, यानी जो समग्र मांग वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। जो करों में कमी का अंश होता है यानी सी को दर्शाता है, यानी कर में कमी करेंगे तो उससे क्या होती है, प्रयोज्य आय में वृद्धि हो जाती है और जो आय का स्तर है वो बढ़ जाता है। देखो ये y बराबर है, ये हमारी क्या है, समग्र मांग है, ये सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कटौती कर दी, कटौती करने से क्या उपभोग में वृद्धि हो जाती है,
तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो नया मांग वक्र क्या बन जाएगा, सी प्लस सी डैश प्लस जी। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, जो माइनस सी टी है, चलो इसको मैं ऐसे माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, कटौती कर दी, तो ये नया वक्र में सी माइनस सी डैश टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हो गया। तो समाधान मांग में देखो, पहले ओ वाई थी, ओ वाई की वृद्धि होगी कब, जब हमने करों में कटौती की है उस स्थिति में। तो डेल्टा वाई हो गया, तो डेल्टा टी हो गया। ठीक है, कर गुणक को उसी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जो सरकार के व्यय गुणक की गणना में प्रयोग किया था। जैसे हमने सरकारी व्यय गुणक ज्ञात किया था ना, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, कर गुणक को भी ज्ञात कर लेंगे। तो मान क्या आएगा, डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस सी इंटू माइनस सी इंटू हो जाएगा डेल्टा टी। यानी कर गुणक क्या हो गया, डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी बराबर है -c/1 माइनस सी। तो ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, कर गुणक है। जैसे हमने सरकारी व्यय गुणक निकाला था ना, तो उसी प्रकार क्या है, ये सरकारी कर गुणक है। ठीक है, करों में कटौती, ध्यान देना बच्चों, करों में कटौती वृद्धि से, करों में कटौती और वृद्धि से उपभोग के निर्गत में वृद्धि और कमी होती है। यानी करों में कटौती करेंगे तो उपभोग और निर्गत में वृद्धि हो जाएगी, और उसमें वृद्धि करने में करो उपभोग में कमी हो जाएगी, क्योंकि कर गुणक एक ऋणात्मक गुणक होता है। ध्यान देना बच्चों, कर गुणक क्या होता है, एक ऋणात्मक गुणक होता है। देखो यहाँ पे -c/1 माइनस सी, ये किसको दर्शाता है, एक ऋणात्मक गुणक को दर्शाता है। सरकार के व्यय गुणक की तुलना में, ध्यान देना बच्चों, सरकार के व्यय गुणक की तुलना में कर गुणक का निरपेक्ष मूल्य अपेक्षाकृत अल्प होता है। यानी सरकार के जो व्यय गुणक की तुलना में जो कर गुणक का जो निरपेक्ष मूल्य है वो हमेशा कम होता है सरकारी व्यय गुणक की तुलना में, क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि से कुल व्यय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हमने जाना था जब सरकारी व्यय बढ़े थे तो सरकारी व्यय गुणक में वृद्धि करने पर आय में क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जबकि गुणक प्रक्रिया में करों के प्रवेश प्रयोज्य आय पर उनके माध्यम से होता है, जिसका परिवार के उपभोग यानी जो कुल व्यय का एक अंश पर प्रभाव पड़ता है। अतः करों में डेल्टा टी की कटौती से उपभोग में इस प्रकार कुल व्यय के पहले डेल्टा सी टी की वृद्धि होती है। कुल व्यय में पहले डेल्टा सी डेल्टा टी में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार बच्चों एक करों में परिवर्तन है। अब एक हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो माना कि एमपीसी, ध्यान देना बच्चों, एमपीसी कितनी है, 0.08 है। एमपीसी कितनी है, 0.08 है। यानी एमपीसी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। ये क्या है, एमपीसी बराबर क्या है, सी है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, जो कि क्या है, 0.8 है। तो सरकारी व्यय गुणक क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, सरकारी व्यय गुणक क्या हो जाएगा, सरकारी व्यय गुणक क्या था, डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी था। ठीक है ना, 1/1 माइनस सी ये था। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस 0.8 हो गया। सी क्या है, यहाँ एमपीसी है, तो 0.8 हो गया, तो 1/2.0, यानी डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर हो गया 5। सरकारी व्यय गुणक कितना हो गया, 5 हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, अगर सरकारी व्यय में 100 रुपए की वृद्धि की जाती है, ध्यान देना बच्चों, 100 रुपए की वृद्धि की जाती है सरकारी व्यय में, तो उस स्थिति में आय में कितनी वृद्धि होती है वो हम जानेंगे। तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू डेल्टा जी हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ सरकारी डेल्टा जी बराबर कितना है, क्योंकि हमने 100 रुपए की वृद्धि की ना, तो 5 इंटू 100 यानी 500 हो गए, यानी आय में कितनी वृद्धि हुई, 500 की वृद्धि हुई। कब, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है
और सरकारी व्यय गुणक में हमने 100 की वृद्धि की तब। ये तो हो गया हमारा सरकारी व्यय गुणक की बात, ठीक है। अब हम बात करें कर गुणक। देखो बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कर गुणक में क्या होता है कि जो सरकारी व्यय गुणक होता है उसकी अपेक्षा जो मान प्राप्त होता है, निरपेक्ष मूल्य, वो कम प्राप्त होता है, जो हम जानेंगे। अब हम बात करें कर गुणक, तो यहाँ पे भी क्या है, एमपीसी क्या है 0.8 है, यानी एमपीसी बराबर क्या है, एमपीसी बराबर है सी। तो कर गुणक क्या था हमारा, हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना है कि कर गुणक था हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, बराबर था -c अपॉन 1 - c, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो हम देखेंगे डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी बराबर -0.8 बटा 1 - 0.08, ठीक है। ये हमने यहाँ पे c का मान यहाँ उतार दिया, -c और 1/1 - c की जगह, ठीक है। तो हम देखेंगे डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, -0.08 बटा 0.2, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मान क्या आ गया हमारा, डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी क्या आ गया, 0.4 आ गया, क्योंकि 0.8 में 0.2 का भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस का निशान लग जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे बच्चों कि करों में कटौती 100 रुपए की, करों में कटौती, डेल्टा टी हमने क्या किया, 100 रुपए की कटौती की। ध्यान देना बच्चों, डेल्टा टी क्या है, 100 रुपए की कटौती की, यानी माइनस ये क्या हो जाएगा, कमी कर दी। तो ये इस, अब देखो डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी, ये टी इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब कटौती हुई है तो कटौती मतलब माइनस में आ जाएगा चिन्ह। तो देखो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 100, 0.4 इंटू 100, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा माइनस के, ये पॉइंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो डेल्टा वाई में कितना परिवर्तन हुआ, 400 का, माइनस माइनस दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया, डेल्टा वाई में 400 का परिवर्तन आ गया। तो हमने देखा है कि जब सरकारी व्यय गुणक और करों में कटौती होती है, यानी सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कटौती होती है, तो उसकी दोनों के अगर सेम हो तो उस तुलना में क्या होता है, जो सरकारी व्यय गुणक का मान होता है वो कर गुणक की अपेक्षा अधिक होता है, कर गुणक का मान क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से इन उदाहरण के माध्यम से आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न मूल्य को लिया जाता है, ध्यान देना बच्चों, यदि एमपीसी के भिन्न भिन्न मूल्य को लिया जाता है तो दोनों गुणकों के मूल्य की गणना की जाती है, तो सरकारी व्यय गुणक की तुलना में कर गुणक का निरपेक्ष मूल्य हमेशा इकाई से कम होता है। ध्यान देना बच्चों, अगर हम बात करें दोनों सरकारी व्यय गुणक के और कर गुणक के, तो कर गुणक का जो मान होता है वो हमेशा इकाई से कम होता है। यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के बराबर ही, ध्यान देना बच्चों, यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के बराबर ही करों में वृद्धि होती है, तो ताकि बजट संतुलित रहे, तो निर्गत में सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा के बराबर क्या होती है, वृद्धि होती है। ध्यान देना बच्चों कि करों में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि, ध्यान देना बच्चों, मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करों में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि दोनों समान मात्रा में होती है, तो उस स्थिति में जो निर्गत का मान होता है, निर्गत होती है, उसमें भी क्या होती है, जो सरकारी व्यय में वृद्धि हुई उसके बराबर ही होगी। कैसे मैं समझाता हूँ, ध्यान देना बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे 100 रुपए की मैंने क्या की, कर में वृद्धि कर दी, ध्यान देना बच्चों, सॉरी सरकारी व्यय में मैंने वृद्धि कर दी डेल्टा जी में, और डेल्टा टी यानी करों में भी मैंने वृद्धि क्या की, 100 रुपए के बराबर की। तो उस स्थिति में ध्यान देना बच्चों कि जब मैंने सरकारी व्यय में वृद्धि की और कर में भी वृद्धि की, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो डेल्टा वाई है ये निर्गत है, उसमें क्या होगी, जो सरकारी व्यय गुणक में जितनी वृद्धि की है उतनी ही वृद्धि क्या होगी, डेल्टा जी में होगी, यानी इसके बराबर ही वृद्धि होगी। अगर मैं मान लो 50 की करता हूँ
डेल्टा जी बराबर क्या है 50 है, और डेल्टा टी बराबर भी क्या है 50 है। तो उस स्थिति में डेल्टा वाई बराबर क्या होगा 50 ही होगा। यानी सिंपल सी बात है कि सरकारी व्यय में वृद्धि के बराबरी करों में वृद्धि की जाती है, यानी 50 की हो 100 की हो 200 की, अगर दोनों में बराबर वृद्धि है तो बजट संतुलित रहे तो निर्गत में वृद्धि कितने बराबर होगी, सरकारी व्यय के बराबर ही होगी। मैंने उदाहरण देके आपको बता दिया, ठीक है। दोनों नीतिगत गुणकों को जोड़ने पर ध्यान देना बच्चों, जब हम कर गुणक और सरकारी व्यय गुणक को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, संतुलित बजट प्राप्त होता है। संतुलित बजट कैसे प्राप्त होगा, ध्यान देना बच्चों कि संतुलित बजट कैसे प्राप्त होगा कि जब हम कर गुणक और व्यय गुणक को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में हमें संतुलित बजट गुणक प्राप्त होता है। संतुलित बजट गुणक, तो संतुलित बजट गुणक कैसे प्राप्त होगा, सरकारी व्यय गुणक तथा कर गुणक को जोड़ने पर। ध्यान देना बच्चों, सरकारी व्यय गुणक तथा कर गुणक को जोड़ने पर संतुलित बजट गुणक प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, संतुलित बजट क्या होगा, संतुलित बजट गुणक कर गुणक और सरकारी व्यय गुणक का जोड़। तो सरकारी व्यय गुणक क्या था 1/1 - c प्लस कर गुणक क्या था -c/1 - c, ठीक है। तो मान क्या हो जाएगा 1/1 - c/1 - c बराबर 1। तो संतुलित बजट गुणक का मान क्या आ गया, संतुलित बजट गुणक का मान आ गया 1। तो ध्यान देना बच्चों, मेन बात है संतुलित बजट गुणक का मान, संतुलित बजट गुणक का मान हमेशा एक ही होता है, यानी एक के बराबर ही होता है। मान क्या रहेगा, एक के बराबर ही रहेगा। तो बच्चों आपको संतुलित बजट गुणक समझ में आ गया कि संतुलित बजट गुणक क्या है, सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक को जोड़ने पर संतुलित बजट गुणक आता है। जैसे हमने माना 1/1 - c प्लस -c/1 - c, ये तो हो गया सरकारी व्यय गुणक और ये हो गया कर गुणक। इन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आया 1 - c/1 - c, यानी बराबर क्या हो गया 1। तो संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, यानी एक के बराबर होता है, यानी इकाई के बराबर होता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया है किसके बराबर होता है, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर यानी एक के बराबर होता है संतुलित बजट गुणक का मान। तो मेरे हिसाब से बच्चों आज आपको जो सरकारी व्यय में परिवर्तन और करों में परिवर्तन से जो संतुलित आय पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपके समझ में आया होगा, और सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ बातें समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, और संतुलित बजट गुणक के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर